अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर MGT 502 का करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो है मैं वही चीज़ें करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम हाईलाइट करेंगे एंड दैट्स इट। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो है टॉपिक क्या है हमारे पास। इसका ऑर्गेनाइजेशन द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं, यहाँ पे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें हम लोग जो हैं वो कल्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पीपल ग्रुप में जो है ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करते हैं। वो एक फ्रेमवर्क उनको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें उन्होंने एटीट्यूड्स, उनका बिहेवियर, उनकी परफॉर्मेंस, हर चीज़ जो है वो मिलकर क्या बना देती है, एक फॉर्मल सा सिस्टम बना देती है जिसमें वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी जो है कोऑर्डिनेशन आपस में करनी पड़ती है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ता है, इनका एक रिलेशन बिल्ड होता है। दैन जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन स्ट्रक्चर होता है, उसके जो भी फंक्शनल होते हैं वो क्या है कि प्रोडक्ट मार्केटिंग करना, उसका एक नेटवर्क बनाना, एक विचुअल स्ट्रक्चर जो है वो सामने लाना। और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरह से उसमें इनकी इंटीग्रेशन होती हैं, एक्टिविटीज़ की फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हायरार्की होती है, अथॉरिटी होती है, ये सारी चीज़ें इसकी ओवरव्यू में आ रही हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और कुछ नॉर्म्स होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के। लाइक ग्रुप है कोई, लाइक कोई कंपनी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है। तो इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं एथिकली, उनको हमें फॉलो भी करना पड़ता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। सो लेट्स डिफाइन द व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ये मेन हमने डेफिनेशन करनी है। अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पीपल। देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन तब बनती है जिसे हम सोच समझ के बनाते हैं और ये आपस में उन्होंने कोऑर्डिनेशन की होती है बाकायदा, दो या दो से ज़्यादा लोगों का। और ये रिलेटिवली कॉन्टीन्यूसली एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं टू अचीव सम कॉमन गोल्स एंड द सेट ऑफ गोल्स। उसमें एक गोल भी हो सकता है, मल्टीपल गोल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल टास्क भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक स्कूल सिस्टम की, तो उसमें क्या है कि टीचर्स, उसकी जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल है, ऑनर है, स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे मिलके एक ही कॉमन गोल पे बात करते हैं और काम करते हैं। वो क्या है, एजुकेटिंग द पीपल। एंड उस तरह की नॉर्म्स आएंगी, उस तरह की उसकी वैल्यूज़ होंगी सोसाइटी में। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं, एजुकेशन कहलाती है। देन हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये यूज़ करता है जी, मैनेज करता है इंडिविजुअल्स को, इंटर जो भी ग्रुप रिलेशंस होते हैं उनको आपस में, यानी जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उसके साथ। उसके अलावा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी, लाइक पेरेंट्स हो गए, मार्केटिंग किस तरह से करनी है, इनके दरमियान फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देन मैनेजर्स जो हैं, किस तरह से ये भी बताया जाता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कि मैनेजर्स किस तरह से लोगों को डील करेंगे, किस तरह से रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करेंगे, रिसोर्सेज हैं पीपल्स इंटीग्रेट करेंगे, उनको किस तरह से जो है वैल्यूज़ नॉर्म्स वगैरह बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन की, एंड देन उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। और उनको जो भी रिवार्ड्स वगैरह देने हैं या कुछ पॉजिटिव इन्फोर्समेंट करके उनसे मोटिवेशन दे के उनसे एफिशिएंसी जो है ना, मतलब कोऑपरेट करके एंड देन टुगेदर एफिशिएंटली काम करना है और अच्छी आउटपुट निकालनी है। तो यहाँ पे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस आर क्या हैं जी, हमारे पास ये चीज़ मेन जो हाईलाइट करनी है ना, एग्जैक्टली आपने इसको रट्टा लगाना है बेसिकली। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। सोशल एंटिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन, गोल ओरिएंटेड होती हैं, डिलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड होती हैं, हमने सोच समझ के इसको बनाया होता है, लिंक्ड होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। चलिए जी हम बात करते हैं अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की इन शॉर्ट टर्म में, और उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं। कहते हैं एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल, जिस जो कि क्या कर रही है, हमारे पास अकम्प्लिश कर रही है कोई स्पेसिफिक गोल, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल वीयू, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, उसके अलावा ग्लॉसरी स्टोर हो गया, स्टील मिल्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, यूनाइटेड नेशंस हो गया। अब ये सब कुछ क्या है, बेसिकली क्या है कि ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस कोई ना कोई पर्पस जो है इनका एग्जिस्टेंस का है, किसी ना किसी काम के लिए आई हैं वजूद में। हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं ना लोगों को। इसी तरह से अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनको भी अगर इवन कि अगर एक ग्लोसरी स्टोर है तो वहाँ पे भी कस्टमर्स आते हैं, एक क्लाइंट होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो ये हमारे पास आ जाती है इसकी एग्जांपल। अब नेक्स्ट हमारा है कि बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके क्या हैं। अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। फर्दर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज़ किस तरह से क्रिएट की जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज है, ग्लोबल कल्चर एंड चेंज है।
और किस तरह से जो है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इकट्ठे काम करते हैं, रैपिड पीस ऑफ चेंज क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है, एंड वेरी टू द पॉइंट, वेरी शॉर्ट। ओके, सो हेयर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली उसको जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इन्वायरमेंट जो है उसको वो इन्फ्लुएंस करती है। वन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, अगर अनसर्टेनिटीज़ आती हैं वहाँ पे तो एबिलिटी होती है क्विकली हम रिस्पॉन्स करें किसी भी चीज़ का, और रिलेटिवली या क्रिएटिवली हम उसको जो भी इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल करने की कोशिश करें परफॉर्मेंस को। यानी कुछ ऐसा हो जाता है, लेट्स सपोज अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि गाज़ा के ऊपर जो भी इसराइली अटैक हो रहे हैं उसी सिलसिले में एक ब्रांड है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ज़ारा ब्रांड, तो वहाँ पे उनका एक फैशन शूट हुआ है जो कि मतलब मिसकंसेप्शन हुई है या वट एवर, उन्होंने जानबूझ के किया, कुछ भी किया है। अब वहाँ पे क्या है कि उनके साथ एक अनसर्टेनिटी जो है वो हो गई है, उनको आइडिया नहीं था ब्रांड को कि इतने बुरे हालात होंगे उनके ये शूट के बाद या इस तरह से कुछ करने के बाद, यानी कि लोगों का इतना बुरा रिएक्शन आएगा, लोगों को ये चीज़ बिल्कुल, लोग हर्ट हुए हैं और उन्होंने बाकायदा एहतजाज किए हैं, बायकॉट कर दिया उस ब्रांड का। तो मतलब देखें कि अब वो उन्होंने क्विकली क्या रिस्पॉन्स किया है ब्रांड ने अपनी तरफ से, बाकायदा ये नहीं किया उन्होंने कि वो शॉप्स बंद करके चले गए यहाँ से, बाकायदा उनकी शॉप्स ओपन है, लोग अंदर जाके भी एहतजाज कर रहे हैं। तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है, उन्होंने वो पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया से हटा दी हैं या कुछ इस तरह से, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्विकली सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्स करना है और उसका क्या एटीट्यूड होगा, उसका क्या बिहेवियर होगा, उनकी क्या परफॉर्मेंस आएगी, बेसिकली ये उसकी एग्जांपल आ गई। अब कहता है कि क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी आर फोस्टर्ड बाय सर्टन स्ट्रक्चर्स जो हैं वहाँ पे या कल्चर में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 चीज़ें आ रही हैं, टास्क आ रहा है, पीपल आ रहे हैं, स्ट्रक्चर आ रहा है और टेक्नोलॉजी आ रहा है। टास्क क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसका क्या मिशन है, उसके क्या गोल्स हैं, उसका क्या पर्पस है, ये हमने 4 चीज़ें बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट करनी है। ठीक है, जो करने वाली चीज़ें हैं। टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का, मिशन, पर्पस, गोल, एग्जिस्टेंस, क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्या काम करेगी, हमारे क्या बेनिफिट्स हैं उसके, हमें क्यों मिलेगी, मतलब सर्विस क्या प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट को। फिर पीपल, उसमें ह्यूमन रिसोर्स आ जाते हैं, कौन लोग होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, काम करेंगे, वर्किंग मैनेजमेंट पे कौन आएगा, वर्कर्स कौन होंगे, प्रोडक्ट कौन बनाएगा, सेल आउट कौन करेगा, ये चीज़। देन स्ट्रक्चर उसका क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी उसको किस लेवल पे डिज़ाइन किया गया है, माइक्रो लेवल पे है या मैक्रो लेवल पे है, डिपार्टमेंट्स होंगे, डिवीजन्स होंगी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की, माइक्रो लेवल पे या मैक्रो। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर एक स्कूल की, तो वो क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक आप लोकल स्कूल या एक नॉर्मली छोटे लेवल पे अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम इसी में यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें देखिए मल्टीपल जो हैं डिपार्टमेंट्स होंगे, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, मैथ अलग है, तो वहाँ पे थाउजेंड्स में जो है पीपल्स आर वर्किंग हियर। तो ये उसका क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया। यानी ये चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं, प्री डिसाइडेड होती हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। देन टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब देखें आज के जो जदीद दौर है इसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें हमारे पास इंटेलेक्चुअल मैकेनिकल प्रोसेस आते हैं, बाय यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफॉर्म इनपुट टू प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज दैट मीट। अब देखें कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना है। अगर हम किसी क्लॉथिंग ब्रांड की बात कर लेते हैं या हम अगर किसी प्रोडक्ट लॉन्चिंग ब्रांड की बात करते हैं तो वहाँ पे तो डेफिनेटली उनके ग्राफिक डिज़ाइन से लेके उनके पैकेजिंग तक जो है वो कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। ह्यूमंस आएंगे उसके अंदर, वर्किंग करेंगे, बट वहाँ पे एक प्रोडक्ट की जो है वो यानी कि प्रोडक्ट बननी ही किसकी मदद से है, टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये चीज़ें सारी जो है हमारे पास आ जाते हैं इसके कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन को। सो हेयर 4 कंपोनेंट टाइप, टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। फिर आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्स इनफॉर्मल। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है कि दोनों में डिफरेंस बताएं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ लेजिटिमेसी एंड ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन, यानी एक उसका एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड चीज़ जो है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी कि जिसको सारी दुनिया जानती है, लीगल तरीके से वो वजूद में आई है। इनफॉर्मल अनऑफिशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि कोई एक ब्रांड है तो उसकी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो कि उसका ऑफिशियल पेज जो है वो होगा, ऑफिशियली जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सारी चीज़ें। अब कोई उसका रीसेलर आ जाता है लेट्स सपोज, तो वो इनफॉर्मल चीज़ें आएंगी, मे बी स्टॉक दे इम्पोर्ट फ्रॉम दैट ब्रांड ऑल्सो, बट पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि वो सेल्फ पे काम कर रहे हैं, वो उसका ब्रांड से ना कोई लेना देना हो, या समटाइम क्या होता है रुप्लिका जैसे आ जाते हैं क्लॉथिंग ब्रांड्स के, तो वो अनऑफिशियल चीज़ें होती हैं, मे बी वो उनका ही साइड बिजनेस हो, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद कहते हैं हाउ डज़ द एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू किस तरह से क्रिएट होती है। अच्छा, वैल्यू क्रिएट करने का मतलब ये है कि हमने कोई इनपुट ली, उसके ऊपर काम किया, उसको प्रोसेस में से गुजारा, एंड देन आउटपुट आई, और वो आउटपुट जो है हमें उसका फीडबैक हमारे क्लाइंट कस्टमर्स यहाँ देंगे इस तरह से। लाइक यहाँ पे देखें किस तरह से वैल्यू क्रिएट हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन इनपुट में रॉ मटेरियल आया, कैपिटल आया, एचआर आया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आई, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन नॉलेज आ गया। एक मिनट। जी, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के जो इनपुट्स हैं इसको कन्वर्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस ने फर्दर किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, लाइक मशीनरी, कंप्यूटर, ह्यूमन स्किल्स जो हैं इसको यूटिलाइज़ करते हुए हम इसकी एक प्रोडक्ट बना देते हैं। लेट्स सपोज अ क्लॉथिंग ब्रांड जो कि एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट मिल के इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल के, उसके बाद उसका जो भी कैपिटल है ये सारे मिल के इसकी ऑर्गेनाइजेशन की इनपुट जो है उसको अब ले आए हम, यानी कि उसकी रॉ मटेरियल हमारे पास रिक्वायर्ड है। देन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस है उसने उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है न्यू प्रोडक्ट में। इसमें हमारे पास मशीनरी यूज़ होगी, इसमें कंप्यूटर्स यूज़ हो सकते हैं, ह्यूमन स्किल्स उनकी एबिलिटीज़ लाइक डिज़ाइनर्स आएंगे वहाँ पे, जो भी ह्यूमंस हैं जो भी उनको प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो उस पर काम करेंगे, देन उसकी आउटपुट बनेगी, हमारे पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा। और आउटपुट में प्रोडक्ट लाइक वो जो डिज़ाइन था, वो जो ड्रेस बन के था आ गया, वो क्लॉथ आ गया, ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ लाइक। अब इसमें हमारे पास वो फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है। उसमें सर्विसेज जो हमने प्रोवाइड करनी थी उसको स्टेक होल्डर्स को हमने क्या दे दिया, उसकी एक वैल्यू मिलेगी। वैल्यू फिर आ जाता है इसका इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर्स आएंगे, स्टेक होल्डर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे, सप्लायर्स आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, जो कि उसको सेल आउट करके उससे अर्निंग्स लेंगे या इकोनॉमिकली उसका बेनिफिट लेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम कहते हैं जी वाई डू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने इंक्रीज़ करना होता है स्पेशलाइजेशन को, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। उसके बाद लार्ज स्केल पे टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, मैनेज करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, देन हम इकोनोमाइज़ करते हैं ट्रांसैक्शन कॉस्ट को। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी प्रोडक्ट्स थी, जो हमारा रॉ मटेरियल था उसमें से हमने कोई इनकम लेनी होती है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे फिर उसमें से कास्ट जो है उसकी उसको ट्रांसैक्ट करने की कोशिश करते हैं और एग्जर्ट करते हैं पावर और कंट्रोल को। तो फिर जो है जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद। देन कहते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का अपना इन्वायरमेंट यानी इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से यानी कौन सी प्रोडक्ट बन रही है, कौन सी मशीनरी रिक्वायर्ड है, उसमें कोई ख़राबी आती है, कोई फॉल्ट आता है, कोई डिफेक्ट आता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ह्यूमंस के आपस में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, या वो अच्छा कॉपरेशन के साथ मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, और अगर उनके पास मशीनरी अच्छी है तो ये दो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको कम्प्लीटली अफेक्ट करेंगी। देन हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस। ये सारा प्रोसेस जो है बेसिकली यही वाला दिया हुआ है जो यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन से इनपुट को कन्वर्ट किया इसमें, एंड देन आउटपुट बनी, एंड देन इन्वायरमेंट से ये इस ब्लॉक में दिया। आपने जस्ट इसको रीड आउट कर लेना, बाकी आपने समझ ऊपर से ही लेना है। इसमें यही बात हुई है कि कोई भी इन्वायरमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें इनपुट्स रहा, और जो भी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को पहले तो कंफर्म करते हैं हमें रिसोर्स क्या चाहिए, देन रिसोर्सेज को हम मंगवा लेते हैं, यानी वो जो भी ऑब्टेन रिसोर्सेज होते हैं उसमें किसी किस्म की कोई फॉल्ट अनसर्टेनिटी तो नहीं, अगर है तो उसको फिर हम ख़त्म करते हैं। देन हम उसको डिज़ाइन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं नीडेड रिसोर्सेज को। फिर टेक्नोलॉजी आ जाती है, टेक्नोलॉजी क्या करेगी उसको, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी जो है वो कम्बिनेशन विद ह्यूमन स्किल्स। टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटिकली मशीन्स काम नहीं करती, और समटाइम अगर करती भी हैं तब भी कमांड तो ह्यूमंस को ही देनी पड़ेंगी। तो ह्यूमन स्किल्स को यूज़ करते हुए, इसके नॉलेज और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम वो मशीन से क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर और मशीन्स को यूज़ करते हुए हम मटेरियल को, रॉ मटेरियल को गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखें, ये चीज़ हाईलाइट कर लेते हैं। ओके।
जी। तो बेसिकली अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, अब वो गुड्स और सर्विसेज आ गई हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन इंप्रेशन आएगा। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए भी हम कर सकते हैं, कुछ हमने प्लान्स डेवलप करने हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजीज़, जो कि हमने एक्शन लेने हैं अपने कम्पिटिटर्स के मुकाबले में, अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है ताकि मार्केट में कस्टमर जो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो। ऑर्गेनाइजेशन कैन परस्यू द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज़, और वो जो है मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आएगा, ग्लोबलाइजेशन कल्चर आएगा, कि इस तरह से जो है वो अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ते हुए मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं, रैपिड चेंज आ सकता है। यहाँ तक जी हमारा चैप्टर नंबर, इसका लेक्चर नंबर 3 है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज को। ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन हर टाइम तैयार रहे कि उसमें कोई भी चेंज किसी भी टाइम आ सकता है, और उसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो भी अच्छे तरीके से यानी बिहेव करें। अब कहते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर आर मस्ट बी कॉन्टीन्यूसली अलर्ट, जो कि चेंजिंग्स आएंगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल कोविड में कितने सारे चेंजेस आए, तो लाइक एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया ऑनलाइन एजुकेशन, फिजिकल क्लासेस कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गई ऑनलाइन एजुकेशन में। तो देयर शुड बी ऑलवेज अ स्पेस एंड द मॉडिफिकेशन की एक जो लिमिट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए ताकि वो क्विकली जो है उसको रिस्पॉन्स कर सके इन्वायरमेंट में विदाउट अपना लॉस किए। और इसमें रीस्ट्रक्चर हो सकती हैं चीज़ें, रीशेप हो सकती हैं चीज़ें, और मैनेजर्स को स्पेशली अनअवेयर नहीं रहना चाहिए बल्कि अवेयर रहना चाहिए इन तमाम चेंजेस को जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। तो कहता है कि जितना ज़्यादा डेवलपिंग मैनेजिंग प्लान चेंजेस आर वाइटल इन एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, किसी भी, और यहाँ पे ऊपर भी एक लाइन थी कि जितना ज़्यादा हमारे अंदर वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इन्वायरमेंट में चेंज के लिहाज से रिस्ट्रिक्शन के बगैर, ठीक है, तो उतना ही वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ग्रो करती है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है प्लान ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस के हवाले से ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। देन आते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर पे। ग्लोबलाइजेशन और कल्चर में सबसे पहले नंबर पे जो चैलेंजेस आजकल तमाम ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन एंड द कल्चर है। उसके बाद हाई क्वालिटी एंड द लो कॉस्ट, क्वालिटी हाई होनी चाहिए और कॉस्ट लो होनी चाहिए, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होने चाहिए और रैपिड चेंज होने चाहिए। ये चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे इसमें। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में वो कहता है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया जो है वो कहाँ पहुँच गई है, चीज़ें ग्लोबलाइज हो गई हैं। कहाँ हम पहले एक किसी मुल्क में किसी शॉप पे हम काम कर रहे होते थे, अब वही प्रोडक्ट आप इंटरनेशनली भी सेल आउट कर सकते हैं। तो कहता है कि किसी भी कंपनी को अगर उसने अपनी टॉप पे लेके जानी है अपनी कंपनी ग्लोबली, तो उसको चाहिए कि वो अपने मैनेजर्स के अंदर ये स्किल डेवलप करे कि वो फॉरेन कॉन्टैक्ट्स कर सकें, उनके डील्स कर सकें नेशनल कल्चर के लिहाज से, डिफरेंट कल्चर्स होने के बावजूद। यानी कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बैठे हैं और आपने अमेरिका का कोई कस्टमर डील करना है, तो यू हैव टू एबल योर सेल्फ, मतलब कि आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप उनको फॉरियंस को डील कर सकें उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ चाहिए उनको। और देन हाई क्वालिटी विद द लो कॉस्ट, अदरवाइज़ वो आपसे क्यों परचेज़ करेंगे। सो ये ताकि वो, और उसके अलावा कहते हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपनी गुड सर्विसेज को मोर देन वन कंट्री में जो है वो सेल आउट कर रही हैं अपनी होम कंट्री के अलावा। ग्लोबल कंपनीज जो हैं ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हैं, जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद है मैं वो भी बात करूँगी। कहता है कि अपने ही मुल्क में काम करने के अलावा जो है वो नेशनली अगर वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल आउट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कंपनीज़ जो हैं वो एक्सपर्ट उनको चाहिए होती हैं दूसरी कंपनी से, क्योंकि वो उनको चीपली वो मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस का एक बंदा अगर पाकिस्तानी किसी बंदे से $5 में काम करवा रहा है लाइक फाइवर्स पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अब तो जहाँ पे जो हैं ये ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मे बी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि उसको $100 देने पड़े, तो वही 100 की बजाय $5 में इधर से पाकिस्तानियों से काम करवा रहा है। तो इनके लिए ये अमाउंट बहुत बड़ी है, ठीक है, और उसके लिए वो कॉस्ट जो है उसको हाई क्वालिटी चाहिए विद इन लेस कॉस्ट। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, तो वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो लोग इस पर काम कर सकते हैं और हमारे पास ये मतलब एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। यहाँ पे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं लाइक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें राइटिंग के लिहाज से थीसिस लिख सकती हैं या कुछ इस तरह से काम करती हैं, जो कि इस पे फाइवर पे या freelancers.com पे या इस तरह के जो डिफरेंट साइट्स हैं उस पर काम कर रही हैं, और बाकायदा उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं जो कि अपने क्लाइंट्स पकड़ती हैं, उनसे ऑर्डर लेती हैं और देन आगे से फर्दर जो है ऑनलाइन वर्चुअल ही अपने उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, ठीक है।
तो इस तरह से होता है। फिर कहता है कि डिफरेंट कल्चर होता है, और ज़्यादातर लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है जब वो किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, एंड देन उस कंट्री में उसके जो भी कस्टम्स होते हैं, जो भी उसकी इन्वायरमेंट होता है, उससे वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड कल्चर शॉक भी कहते हैं इसको। और इसमें होम सिकनेस आ जाती है, उनका लिविंग स्टाइल आ जाता है। फॉर एग्जांपल के कोई बंदा उसको नेशनल लेवल का अपना न्यूज़पेपर लेना पसंद था, जबकि वो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे उसको वो वाला तो न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से फिर वो इंटरनेशनल बाय करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कहता है हाई क्वालिटी विद द लो कास्ट टेक्नोलॉजी ने लोगों की जॉब्स भी और उनके बिहेवियर्स भी चेंज कर दिए हैं। और एम्प्लॉयर जो हैं वो उनको अब स्ट्रेस भी रहती है। इस तरह से इस चीज़ ने इनकी स्ट्रेस भी इंक्रीज़ कर दी है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं एट दैट एरिया। और उसके अलावा कहता है कि अब ई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको जो ऑनलाइन वर्क कर रही है, ऑनलाइन एग्जिस्ट कर रही है, ऑनलाइन अपनी चीज़ें दे रही है, ई ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। उसका अब ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है इंटरनेट के ऊपर होता है, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने काम ही ऑनलाइन करना है, उसकी सारी की सारी रिलायंस जो है वो इंटरनेट के ऊपर होगी, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इंटरनेट जो है, अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो आपको मे बी कोई ऐड आ जाती है, मे बी कुछ ऐसा होता है, तो आपके डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो ये हो गया। उसके बाद कहता है कि मैनेजर्स जो है नीड टू बी द पर्टिकुलर अलर्ट टू नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द साइबर लॉफिंग। अब यहाँ पे साइबर क्राइम्स की चीज़ भी आ जाती है, ठीक है। तो मैनेजर्स को इस चीज़ से भी अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि उनका सारा का सारा डाटा ऑनलाइन अगर है सारा काम, तो उसको साइबर अटैक से बचना भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाना भी जो है वो कंपलसरी है। देन हम लोग जो आते हैं, कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी मैनेजर्स हैं उनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो मतलब डिसीजंस जो हैं, विचुअल टीम्स इनको अब हायर करनी पड़ती हैं, तो उसके लिहाज से कम्युनिकेशन के रूल्स रीराइट कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी समझे कि इम्पोर्टेंट असूल हैं, जो कायदे ज़ाबत हैं, उसको कर सकें। देन आ जाता है, कहता है कि वर्क प्लेस डिज़ाइन जब करते हैं तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमें ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी हमारा वर्कर है, हमारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो भी उनके वर्क प्लेस है, उसको जब डिज़ाइन करते हैं स्पेस को, तो उसमें अरेंजमेंट्स, प्राइवेसी का ख्याल होना चाहिए, कम्युनिकेशन का, सोशलाइजेशन का, उनकी मतलब कि उनकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिहाज से। क्योंकि अगर एक एग्जांपल दे रहा है, कहता है कि अगर एक क्लोज सा ऑफिस है, कैबिन है, तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा एज़ कम्पेयर टू ओपन क्यूबिकल एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि मे बी वो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, उनकी कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो हेयर वी हैव डन विद इट। आगे आता है जी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। क्या मल्टीपल स्टेक होल्डर्स में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबली अपनी वैल्यू एक्सपैंड वगैरह करना चाहती हैं थ्रू द वर्ल्ड, तो वो मल्टीपल ज़्यादा प्रॉफिट्स के लिए क्या करती हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हैं वहाँ पे उसमें ऐड हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करती है ग्लोबली अपनी एक्सेस जो है वल्नरेबल रिसोर्सेज से थ्रू द वर्ल्ड। फिर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जब एक्सपैंड करती है, इसकी कस्टमर्स की बेस जो है ये इंलार्ज करने के लिए, क्योंकि उसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, ज़्यादा प्रॉफिट्स की, कस्टमर ज़्यादा होंगे तो ये होगा, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक प्रोजेक्ट पे या एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके पार्टनर्स जो हैं यानी शेयर ज़्यादा हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूज़ करती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया को, फिर डिफरेंट कंट्रीज से, यानी कि उनके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, और वहाँ पे नेटवर्क बन जाता है ग्लोबली टीम्स का। अब ये आपस में इनकी टॉप और स्ट्रॉन्ग किस्म की मैनेजमेंट होती है, नॉर्म्स वैल्यूज़ होती हैं, जिसको उन्होंने डिस्कशन जिसमें रहते हुए करनी है। और मैनेजर्स जो हैं ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करते हैं अपने चैलेंजेस को मैनेजिंग डोमेस्टिक ऑपरेशन। यानी हर मैनेजर अगर डिफरेंट डिफरेंट लाइक हम लोग यहाँ पे बैठे कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पे हम यूएसए से कोई क्लाइंट है, हमारा पार्टनर है या बिजनेस शेयर होल्डर है, तो वो जो है वहाँ की नॉर्म्स और उन चीज़ों को ऑलरेडी जानता होगा, तो वो अपनी चीज़ें यहाँ पे शेयर करेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीपल स्टेक होल्डर। उसका बेनिफिट ये होगा कि इनके इनकम जो है वो ज़्यादा होगी। फिर रैपिड पीस ऑफ चेंज आ जाता है। ये जो है अब एक चेंज जो है वो थ्रू आउट द मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू द लाइफ जो है वो होता रहता है, क्योंकि एक विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजिंग्स आती रहती हैं ग्लोबली, और जब ग्लोबली चेंजिंग आएंगे तो उसके लिहाज से हमें भी मोटिवेट होना चाहिए, हमें भी अपडेटेड होना चाहिए। तो कहते हैं कैजुअल रिफ्लेक्शन ऑन द चेंज शुड इंडिकेट दैट इट इनकम्पसेस ऑलमोस्ट ऑल आवर कंसेप्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लिटरेचर। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी बिहेवियर है या लिटरेचर है, उसके तमाम तर जो भी उसको इंडिकेट कर रही होती है, उसकी रिफ्लेक्शन बेसिकली। और हमें इसमें लीडरशिप, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट, उसके जितने भी रोल्स थे जिसमें इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल और इंटरपर्सनल रोल्स आ रहे थे, वो शामिल होते हैं, तो उनके ऊपर भी हमें ध्यान करना पड़ता है। उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं, बेसिकली ये चेंज एजेंट्स होते हैं।
और इनको इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने बिहेवियर से कोई भी शेप चेंजिंग कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो वो उसको कर सके, उसमें पॉलिसीज़ चेंज हो सके, उसके रिसोर्सेज वगैरह चेंज कर सके। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि जॉब से रिलेटेड जितनी भी टेंशन होती हैं वो जॉब को जनरली सेटिस्फेक्शन करने में, मतलब उसको डिक्रीज़ कर देती हैं जॉब की सेटिस्फेक्शन। अगर जॉब प्लेस पे हमारे पास टेंशन होती हैं, वर्कलोड रहता है ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल हाई है, तो इससे लोग जो है वो फिर जॉब छोड़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। कहते हैं इवन के लो टू मॉडरेट लेवल के स्ट्रेस में इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस। लो से मॉडर्न लेवल की जो स्ट्रेस होती है ये लेकिन ये तो परफॉर्मेंस में को इम्प्रूव करेगी, लेकिन फर्दर अगर मज़ीद उसका लेवल हाई हो जाता है तो फिर ये उसके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको क्या कर देगी, डिससेटिस्फाई कर देगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था जी हमारा लेक्चर नंबर 3। सो होपफुली यू पीपल्स हैव अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।